आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल का दूसरा भाग। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो न चलाए? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी कह सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, जे तो सब जानते। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है रहो है। रोज जई लड़ाई झगड़ा है रहे हैं। गरीब ऐसे ही पीस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर यह तो गलत है ना। जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की। मनोज, इसीलिए आदमी मेहनत कर दो, अपने मोड़ा मोड़िया ने पढ़ाओ तो, नेता पुलिस से दोस्ती कर दो। तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम्हें नेता विधायक कलेक्टर एसपी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम हो ठनठन गोपाल। कोई ना जानतो तुम्हें, ना तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठे केस ना बनाए, गरीबों पर अत्याचार ना करे? वह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था, लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकत, सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौरा पोलिया पे चली न हती गोली, एक टेम्पो वाले की जांग में घली हती। तू रहन दे, लड़ाई झगड़ा पुलिस कचहरी, सड़क पे मारपीट, जे तेरे बस के ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रह कर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ना होत। कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से वह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है। पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुन तो है, ईमानदारी से काम कर तो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिल ले, हो सकत है टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यह सोच ही रहा था कि दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं।
मनोज उनकी नज़र में योग्य ही बना रहना चाहता था, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया, कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि मौका मिलते ही वह उनसे टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधड़बुन में गेट पर खड़ा ही था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, यह मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छुपा ना सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगता है कि अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो तोय जानतो है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है। नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर वह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर, यह बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है? थानेदार ने कहना शुरू किया, सर, मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोग शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने मनोज से कहा, जे तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो, जे आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही देके केस बनाओ तो मतलब आज को केस भी झूठो है। मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम से कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है। इसका काम ही है झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है। पर वह कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए दे हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ
शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थीं। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर, नरेश के घर पर, दिनेश ने कहा। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? एसडीएम, नहीं हुजूर, दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वह नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है, सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। दुष्यंत सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया। केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ा जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाहते थे? दुष्यंत सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। जी सर, मनोज ने जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज? तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुंह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस उस पद के आकर्षण में बंध सा गया था। बहुत बढ़िया। लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर ला पटका। सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीजन में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया।
सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा। उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा दुष्यंत सर जैसा एसडीएम बनने की है। राकेश भैंस का गोबर उठाकर डलिया में डालते हुए मनोज से बोला। तो बन जाएगो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से कोऊ ना आवते, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी इच्छा सुनकर हंसी आ गई। वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। फिर उसने दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता। 12th पास कर नहीं पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बनने। आदमी को उतने बड़े सपने ही देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। यह बात सुन मनोज का स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है? निराश मनोज सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। उसने गोबर की दूसरी खेप डलिया में डालते हुए कहा, मैं तो अभी यही कहूंगा कि आदमी मेहनत करेगो तो कछु भी बन सकतो है। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें, तू तो गोबर उठा। मैं 12th में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा, तो ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर? लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, तब बड़ी मुश्किल से 15-20 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। विष्णु की बात सुनकर मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता प्रकाश अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मोय तो जो समझ आतो है बोल देत हूं, तू बुरो ना मान विष्णु। राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी। देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास ना कर पावेगो, इसीलिए मैं तुझे सही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है। समोसे, मंगोड़े और जलेबी की बहुत डिमांड है गांव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम है मंगोड़े बनाना। कुछ दिन जौरा के बाबूलाल मंगोड़े वाले के यहाँ ट्रेनिंग ले, फिर गांव में ही अपनी दुकान खोल लेना। राकेश की भैंस खेत में चारा खाने गई थी। भरपेट चारा खाने के बाद वह गर्दन हिलाते हुए घर वापस आ गई। भैंस के पीछे पीछे उसका बच्चा भी उछलता हुआ आ गया। राकेश ने विष्णु के उतावलेपन को कम करने के उद्देश्य से कहा, विष्णु, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगो। तू एक काम कर, रूपा को खूंटा से बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिलाए देता हूं। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु भैंस को खूंटे से बांधने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित्त पड़ा है, तो दोनों ने लपक कर उसे उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी।
होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में तो 2-3 बार मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे पहचानने लगी। अब तो इतनी होशियार हो गई कि खेत से चारा खा के इतनी दूर अकेले घर आ जाती है। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफी देर तक राकेश का प्यारा स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु, जे भैंस भी लगातार अभ्यास से अपने घर पहुंचने को रास्ता पहचानना सीख गई। जानवर भी लगातार एक ही काम करते करते सीख जाते हैं। हम तो फिर भी आदमी हैं। आदमी के लिए कुछ भी काम कठिन ना है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। राकेश ने एक आक्रामक विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात बचपन में पढ़े दोहे के माध्यम से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वह घर चला गया। रात भर वह छत पर लेटा सुदूर सपनों में खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज एमएलबी कॉलेज से बीए करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी एमएलबी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजाजी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूंगा और इसका एडमिशन भी करा दूंगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय माँ ने उसे 2000 रुपये दे दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतजार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन एमएलबी कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था, जहां से कॉलेज नजदीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचानने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी। ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। पीईटी और पीएमटी में असफल होकर बीए के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसीलिए बीए करने लगा। मैं अब पीएससी की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने कैरियर की अलग प्लानिंग की थी। उसने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूं मैं। एक दिन तुम लोग मुझे जरूर टीवी पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा,
तुम जरूर बनोगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं। अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। एक तो वह गांव से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वह यह बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वह जानता था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th मैंने भी गणित से किया है, पर परसेंट थोड़े कम रह गए थे। 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नजदीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है। मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनैलिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूं मैं लाइफ में। सब लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहां खड़े लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली, तो भदौरिया ने हिम्मत की, सर, आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही है उनको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को ही विकसित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूं। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन महसूस कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th के राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नज़र में बल्कि प्रिंसिपल सर की नज़र में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए यह अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो, इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर, दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों, यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया।
मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज, यार मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांवों से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था, लेकिन वह चाहता था कि मनोज कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव बीएससी कर रहा था। वह ज्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण वह बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज, तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा, लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव, 3 लोग आराम से रह सकते हैं कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और रविकांत द्विवेदी ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। रविकांत ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने प्रतिवाद किया, लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। रविकांत ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है, और किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो ही जाओगे। अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सिलेक्ट ना हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा, भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीखकर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसलिए रविकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसे केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वह तो अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लगाई थी। उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी।
मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है, वह अपने गांव भिंड गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी, इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दुधमुहे बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघरबार भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सके। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण थके हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार कमरे पर गया। हर बार वहां ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघर बारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इन विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। कहानी के दूसरे भाग को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के तीसरे भाग को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।